रॉकेटरी दी नाम्बी फैक्ट के प्रमोशन के लिए आर माधवन पहुंचे दिल्ली। रॉकेटरी दी नाम्बी फैक्ट 1 जुलाई 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म पर खूब चर्चा हो रही है। आर माधवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का बखूबी जवाब दिया। उन्होंने अपने अनुभव को बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि यह एक सच्चे देशभक्त की कहानी है जो पल झपकते ही खलनायक में बदल गया। फिल्म में नाम्बी नारायण के 27 से 70 साल तक के सफ़र को दिखाया जाएगा। आर माधवन के साथ ही फिल्म में शाहरुख खान और सूर्य भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही कई विदेशी स्टार्स भी नजर आएंगे। रॉकेटरी दी नाम्बी फैक्ट 6 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है। अब देखना यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। खड़े कर देना। हेलो, नमस्कार। ये बहुत अलग किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज़्यादातर जब आप फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो एक हीरोइन होता है, होती है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कोई नहीं है। बिकॉज ये बेवकूफ़ी मैंने ही उठा लिया इस फिल्म के लिए। और शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अंग्रेजी में बोलूँ या हिंदी में? हिंदी बहुत ओके, चलो तो मैं हिंदी में करता हूँ, ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये फिल्म बना कैसे और बनाया क्यों मैंने। 2016 में, यानी कि 6 साल पहले, किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के एक अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो CBI ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर। मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी, मैं कहता हूँ पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया त्रिवेंद्रम डॉक्टर नाम्बी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था, पर उन्होंने कहा कि माधवन, मैं आपसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा एक्टर हो। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पिनाज पे क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता साबित किया गया तो हुआ क्या? अब जाओ गूगल में और मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली के लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान हैं। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। और तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तो नहीं, पर ये जगह गलत है मेरी, क्योंकि माधवन बुलाते हो मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी थ्योरम समझने के लिए मैं तो प्रिंसटन चला गया था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? कहता यार मैं तो पहला आईवी लीग स्टूडेंट साइंटिस्ट हूँ इंडिया से जो प्रिंसटन गया हूँ, और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुइजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। कहता जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा नबी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद
यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था। ये सारी कहानी निकल आई और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल फुद्दू लग रही है उनके सामने। तो मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये कब बताने वाले थे, किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं भाई। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में लिए दुश्मनों से लड़ लेते हैं और उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी वो सड़कों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वही हर रोज़ अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नबी नारायण, और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस पे पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये केस के बारे में जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है। पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ। और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊंगा, मैं आपको हीरो के, यार थोड़ा फ़ोन बंद कर दे भाई, मैं आपको मर्यादा पुरुषोषोत्तम बताऊंगा और मैं आपके बारे में कोई बुराई नहीं दिखाऊंगा पिक्चर में, तो मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपकी जो अवगुण है वो क्या है, बताइए। तब जाके मैं यकीन करूँगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया बौखला जाएगी। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मेरे मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, पर उसकी वजह क्या थी, क्या वो हमारे देश के हित में थी, क्या वो गलत थी, ये सब आप देखने पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुण के साथ ये पिक्चर शुरू किया है ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। और ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने न किया। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूं कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज़ को बता दूं, दिखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है, इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आँख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है, इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है। और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करते हैं ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज़ है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसीलिए हम इसको OTT में रिलीज़ कर पाते, क्योंकि इसका मज़ा ही चला जाता है। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है, यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म में हैं, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है, हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक के हमने ग्रोथ दिखाया एक एक्टर के, यानी कि हम मेरे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में दिखाया जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स, यानी कि जो भी दाढ़ी, मूंछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तोड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुई दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाए, जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि ये असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी फिर, पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है।
और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नंबी नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना भाई साहब, हमारे स्कूल में हमारे क्लास में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो साला गुड बॉय होता है। वो रोज़ ना टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, यूनिफॉर्म आयरन कर लेता है, वो अपना होमवर्क करता है, वो टीचर के सामने हर जवाब दे देता है। वो मतलब उसकी वजह से हमें मन लगता है कि चल हम बेवकूफ़ फुद्दू हैं, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि उसके तरह क्यों नहीं बन सकते हो। और जब हमको एक मौका मिलता है ना इसको तपली मारने का, कहीं वो एक जगह गलती कर जाए पूरी क्लास उस पर टूट पड़ती है, ताकि हमको भी लगे कि साला ये जितना अपने आप को काबिल बता रहा है उतना तो काबिल हम भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये फितरत हमारे साथ ना सोसाइटी में भी निकल आता है। जब हमको लगता है कि हमारे समाज में एक ऐसा इंसान है जो सही जी रहा है, तो ये सही कैसे जी सकता है। नंबी नारायण इतने खूबसूरत होने के बावजूद कैसे नहीं हो सकता कि उनका अफेयर नहीं हुआ हो, ज़रूर अफेयर हुआ हो। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जीनियस हैं, ये इतने शरीफ हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत खूबसूरत थे। जब वो प्रिंसटन में थे तो बहुत ही हैंडसम थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान के बारे में, और मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था दुनिया में, जॉन एफ कैनेडी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आपको लगेगा कि मैडी फेंक रहा है, इसका दिमाग पागल हो गया है, एक इंडियन ऐसा कैसे दिख सकता है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा प्रिंसटन में अभी, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या सही। पहले लाइट्स ऑफ करें जल्दी से भाई साहब, बहुत लाइट्स ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो वहीं रहिए आप। मैंने शाहरुख साहब के साथ, मैंने खान साहब के साथ ज़ीरो किया था, उस वक्त मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी उनसे, और उनको लगा कि वो कह रहे कि हमेशा तो कुछ अलग करता है यार, वेरी गुड। फिर जब उनके बर्थडे के लिए मैं गया था उनके घर पे पार्टी बनाने के लिए, उस वक्त उनको याद था स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा कि मैडी यार तुम्हारा कमाल का स्क्रिप्ट है, मैडी मैं तुम्हारी फिल्म में ना एक रोल करना चाहता हूँ, मुझे बैकग्राउंड में पासिंग करा देना। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको याद है। मैंने उनको हक दिया, कहता नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ। मैंने फिर हक किया उनको कि भाई थैंक यू वेरी मच सर। तो कह रही पागल है, इसको मजाक लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। और उनके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो सरिता और हम चले गए। 2 दिन बाद सरिता, जो खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कह रही थी कि यार कम से कम उनको मैसेज करके थैंक यू तो बोलो कि उन्होंने आपका स्क्रिप्ट याद रखा। मैंने मैसेज उनको नहीं किया, उनके मैनेजर को किया कि कह दीजिए साहब को कि आई एम वेरी टच्ड कि उनको मेरी स्क्रिप्ट याद थी। फ़ौरन उनको फ़ोन आ गया कि यार मैडी खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। तो मैंने कहा यार ये ऐसा मत करो यार, झूठे मतलब मैं यकीन करने लगूँ कि ये सच है, फिर खामखा मतलब ख्याल पुलाव के चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी। पर वो एकदम सीरियस थे, उन्होंने कहा कि मेरे को करना। मैंने कहा ये बैकग्राउंड वाली पासिंग कोई रोल है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर वो करना चाहें। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि सब, चाहे वो सूर्या हो या खान साहब हो, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ना कैरावैन का पैसा लिया, ना कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, ना उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के पैसे लिए, ना एक्टिंग के पैसे लिए। सूर्या अपने पूरी टीम के साथ फ्लाई करके बॉम्बे आए शूट करने के लिए, ना फ्लाइट के टिकट के पैसे लिए, ना उनके डायलॉग राइटर जो उन्होंने अनुवाद किया डायलॉग्स को तमिल में उसके पैसे लिए। सब कुछ मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्यार में कर रहे थे या नंबी नारायण साहब की जो इज्जत थी उसकी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छे लोग हैं, तो मैं आपको यकीनन कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे साथ जो इस इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे एक कहने पे अमित जी ट्वीट कर देते हैं या प्रियंका चोपड़ा ट्वीट कर देती हैं, ये उनका प्यार और जो मेरे 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 तरफ जो उन्होंने इज्जत और प्यार दिखाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट, एंड आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू एक्नॉलेज दैट काइंडनेस।